नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी श्योर शॉर्ट में प्लांट सेल के सभी महत्वपूर्ण कंसेप्ट और पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। क्योंकि दोस्तों आप में से कई सारे छात्रों का लगातार ये शिकायत है कि गुरुजी क्या प्लांट सेल एक अलग टॉपिक है, इसको हमें अलग से करना होगा। तो मेरे मित्र दिक्कत कहाँ आ रही है कि आप एनसीईआरटी को ठीक से समझते नहीं। अगर आप एनसीईआरटी को ठीक से समझेंगे तो आप कभी ये क्वेश्चन अराइज नहीं करते कि क्या गुरुजी प्लांट सेल एक अलग से टॉपिक है। आज के इस सेशन में अंत तक बने रहिएगा। प्लांट सेल से संबंधित जो भी कंफ्यूजन है और जो भी सवाल पूछे गए हैं वो 100% आपके माइंड में होगा। और किसी भी एग्जाम में प्लांट सेल से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे तो मेरे मित्र आप उसका जवाब 100% दे सकते हैं। ध्यान में रखना कि इस सेशन का जो पीडीएफ है वो आप सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलती है? हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाता है, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र हम लोग का जो टॉपिक है वो है पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल। और नो डाउट आप सभी छात्र परिचित हैं कि कोशिका क्या होता है। क्या कहिएगा कि किसी भी जीव की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वही कोशिका कहलाता है। जैसे कि मेरे मित्र हम किसी घर की बात करें तो घर आप कब कहते हो? जब सर चार दीवार हो और छत जुड़ा हुआ हो तो हम लोग कहेंगे सर वो एक रूम बन गया। इसी तरीके से जब आप किसी भी जीव को टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ दो, काट दो, तो आपको एक छोटा सा जो टुकड़ा मिलेगा वो टुकड़ा क्या होगा? सर कोशिका होगी। जिस तरह घर में ईंट एक बेसिक यूनिट होती है। भाई मेरे ईंट जोड़ोगे तब तो दीवार बनेगा और चार दीवार आपस में जुड़ेंगे तब तो वो रूम का आकार लेगा। तो मेरे मित्र जो ईंट है वो क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर है। उसी तरीके से चाहे हम पौधे की बात करें, जंतु की बात करें, जो कोशिका है वो क्या है? सर उसके जीवन का एक बेसिक संरचना है, आधारभूत संरचना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया इसमें कोई शक नहीं है कि कोशिका क्या है। आप सभी परिभाषा ना जानते हो। क्या कहिएगा? किसी भी जीव की संरचनात्मक और आप सभी कहेंगे क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। अब सवाल यह है कि पादप कोशिका क्या है? तो भैया मेरे कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और जो कोशिका जीव में मिलेगी उसको जंतु कोशिका कहेंगे। जो कोशिका हमरा में मिल रहा है, तोरा में मिलेगा, किसी और में मिलेगा, किसी और में मिलेगा, आपके सभी दोस्त और दोस्तिनी में मिलेगा, सब जंतु कोशिका है। गाय में मिलेगा, भैंस में मिलेगा, किसी भी बिल्ली में मिले, चूहा में मिले, सब जंतु कोशिका है। लेकिन मेरे मित्र जो कोशिका आपको किसी पेड़ पौधा में मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सर ये पौधा की कोशिका है। और पौधा की कोशिका को ही हम लोग बायोलॉजी में क्या कहते हैं? पादप कोशिका कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपके मन से ये डर खत्म हो जाना चाहिए कि व्हाट इज प्लांट सेल। आप क्या कहेंगे? सच अ टाइप ऑफ सेल विच आर फाउंड इन अ प्लांट। मतलब वैसा कोशिका जो पौधे में पाया जाता है पादप कोशिका कहलाता है। तो क्या सर ये पौधे के लिए भी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है? बिल्कुल। जब हम किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका कह रहे हैं तो पौधे की कोशिका भी जो होगी वो पौधे के लिए क्या होगा? उसके संरचनात्मक, उसका निर्माण करने वाला और जो वो परफॉर्म करेगा, जो वो जिंदा रहेगा, उसकी क्रियात्मक इकाई क्या होगी? आप कहेंगे सर पादप कोशिका होगा। अब मेरे मित्र पादप कोशिका और जंतु कोशिका एनसीईआरटी में कोई अलग अलग नहीं दिया हुआ है, बस आपको हिंट के सहारे चीजों को समझाया गया है। ऐसे तो कोई भी कोशिका होगा तो आप सभी कहेंगे कि सर उसमें कोशिका झिल्ली होगी, कोशिका द्रव होगा। एक हम कोशिका की बेसिक संरचना की बात करें तो आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी मान लो कि ये हमारा कोई सेल है, तो इस सेल का जो एक बेसिक संरचना होगा वो यही होगा कि कोई भी सेल जो होगी वो दोहरी झिल्ली से गिरी होगी, दोहरी झिल्ली से सराउंडेड होगा। और मेरे मित्र इस दोहरी झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। अब ध्यान देना आप सभी कि ये बाहरी वाला जो लेयर है जो बाहर से मैंने आपको दिखाया है इसको हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। अब इसके अंदर आपको चिपचिपा सा सर द्रव मिलता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखो कि इस चिपचिपा द्रव को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। यानी कि इसी को हम लोग इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। याद रखना प्लाज्मा झिल्ली को हम लोग कोशिका झिल्ली भी कहते हैं और इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी पाएंगे कि कोई भी कोशिका हो उसके बीच में आपको एक ऐसा गोल जैसा संरचना दिखाई पड़ेगा। और मेरे मित्र आप सभी ये याद रखना कि ये जो गोल वाली संरचना है इस गोल वाली संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? सर केंद्रक कहते हैं। तो आप कोई भी कोशिका देखेंगे तो एक बेसिक तौर पे आप इसी तीन संरचना को पाएंगे।
कि जो कोशिका है वो बाहरी झिल्ली से घिरी हुई है, जिसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहते हैं। और मेरे मित्र साथ ही आप देखेंगे कि इसमें आपको एक गोल जैसी संरचना दिखाई पड़ेगी, जिसको केंद्रक कहते हैं, और इसमें चिपचिपा सा द्रव होगा, जिसको सर कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब मेरे मित्र इसी मतलब कह सकते हो कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव में आपको बहुत सारी अलग अलग संरचनाएं दिखती है, जिसको आप कोशिका अंगक के रूप में जानते हो, सेल ऑर्गेनेल्स के रूप में जानते हो। अच्छा, नाम नहीं याद आ रहा होगा, हम अभी नाम लेना शुरू करेंगे, आपको फटाफट याद आ जाएगा। राइबोसोम है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके बाद आप सभी कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल्स है, गोल्जी बॉडी है। ये सब क्या है चिला? ये सब कोशिका के अंगक हैं। अब सवाल ये है कि क्या गुरुजी ये सारी चीजें प्लांट सेल में भी देखने को मिलेगी? ये सारी चीजें प्लांट सेल में भी देखने को मिलेगी? और जितने भी आपने राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, इस सब का नाम लिया, इस सब प्लांट सेल में होगा? मेरे मित्र बिल्कुल। बस आपको बारीकी से ये समझना है कि प्लांट सेल में कुछ कोशिकांग जंतु कोशिका के मतलब अतिरिक्त होते हैं और साथ ही कुछ उपस्थित नहीं होते हैं। That's are the basic differences between plant cell and animal cell। और यही आपका प्लांट सेल का क्या है, एक टॉपिक भी है कि सर जंतु कोशिका में आपको कुछ कोशिकांग मिलेंगे जो पादप में नहीं मिलेंगे, पादप कोशिका में कुछ कोशिकांग मिलेंगे जो जंतु में नहीं मिलेंगे। एक बेसिक तौर पे अगर हम बात करें कि सर ये केंद्रक, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव क्या सभी सेल में मौजूद होंगे? ऑब्वियसली जितने भी आप चाहे पादप कोशिका की बात करो, जंतु कोशिका की बात करो, किसी भी कोशिका की बात करो, उन सभी में ये तीन बेसिक संरचना तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अब इसके अलावे पादप कोशिका में कुछ संरचनाएं नहीं होगी और सर जंतु कोशिका में वो होगी, और संभव है कि जंतु कोशिका में ना हो लेकिन पादप कोशिका में हो। यही तो आपको पढ़ना है कि पादप कोशिका में क्या होता है और क्या नहीं होता, उसकी कार्य क्या है। बाद बाकी आप सबों को मालूम है कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, केकरा नहीं मालूम है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। कोई ऐसा है जो कमेंट करके बताएगा कि हमको नहीं मालूम है? सबको मालूम है। तो अंतर हमें समझना है कि जो प्लांट सेल में चीजें होती है वो क्या है और उसका फंक्शन क्या है। और मेरे मित्र जब आप यहां तक पहुंच जाते हो तो एक चीज और याद रखना कि आपको कहीं पे भी मारा जाएगा तो आपको आ सर चोट लग गया बहुत जोर से, आप पौधे को मतलब कुल्हाड़ी चला देते हो, आरी से एकदम काट देते हो, पौधे को कराहते हुए सुनते हो? नहीं। क्यों नहीं सुनते हो? तो आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं सर, पौधा में जान थोड़ी होता है, बायोलॉजिकली तो जान होता है, बायोलॉजिकली तो वो ऑर्गेनिज्म है। तो मेरे मित्र रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो पादप की कोशिका होती है वो अधिकांशतः मृत होती है, यानी कि डेड होती है। पौधे के शरीर में जितनी भी कोशिकाएं होती है उसमें से आप कह सकते हो मोस्ट ऑफ द सेल, अधिकांश कोशिकाएं क्या होती है? मृत होती है, डेड होती है। और इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि सर पौधे को मतलब काटते खोटते हैं तो वो कराहता नहीं है, हमें आवाज नहीं निकलता, हमें रोता हुआ सुनाई नहीं पड़ता है, हाँ लेकिन जान तो होती है। तो पौधे की जो कराह नहीं निकल रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? पौधे की अधिकांश कोशिकाएं मृत होती है, जबकि हम लोगों की अधिकांश कोशिकाएं क्या होती है? आप सभी कहेंगे गुरुजी जीवित होती है। इसीलिए कोई चुटियो काट लेता है तो एकदम हम लोग परेशान हो जाते हैं। अब रही बात मेरे मित्र कि पौधे की कोशिकाएं अधिकांशतः मृत होती है, इसीलिए पौधे को जंतु की अपेक्षा कम ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। यह भी ध्यान में रखना, सवाल पूछा जाता है। अच्छा, हम जितना चीज बोल रहे हैं ये हम अपने मन से बना के नहीं बोल रहे हैं, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो पौधे में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती है वो अधिकांशतः मृत होती है, फलतः इसको जंतु की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन हम लोगों को आप कहेंगे सर 3 टाइम भोजन दो, नाश्ता दो, फिर भी गैस का प्रॉब्लम हो जाता है, कमजोरी आ जाता है, तो बहुत सारा चीज है। तो सिंपल रीजन है कि पौधे की कोशिकाएं मृत होती है, इसीलिए इसको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है जंतु की अपेक्षा। दूसरी बात मेरे मित्र, पौधे की कोशिका जो है वो संचलन को सुगम बनाने के लिए, यानी कि आप कह सकते हो आवागमन को सुगम बनाने के लिए अपना आकार भी परिवर्तन कर लेती है। किस वजह से? तो सर पौधे की कोशिका में जल मौजूद होता है और जल के मौजूदगी की वजह से पौधे की कोशिका जो होती है वो संचालन के लिए क्या करती है? संचालन को आसान बनाने के लिए अपना आकार भी परिवर्तित कर लेती है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं प्लांट सेल के बारे में। लेकिन सवाल ये है कि गुरुजी व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल? प्लांट सेल की संरचना कैसी होगी? मेरे मित्र आइए और सीधे हम लोग फोकस करते हैं इंपॉर्टेंट बातों पे जो आपके लिए जरूरी है। पहला चीज तो मैंने आपको बता ही दिया कि पौधे में जो कोशिका पाई जाएगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आप कहेंगे गुरुजी पादप कोशिका। तो इसमें तो हमें नहीं लगता है कि आपको कोई शक होना चाहिए,
दूसरी बात मैंने आपको यह भी बता दिया कि अधिकांश पादप कोशिकाएं मृत होती है, जिस वजह से पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप कहेंगे चलो सर ये भी कंठाग्र हो गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात याद रखना कि पादप कोशिका में जो जल की मात्रा होती है, पादप कोशिका में जो जल की मात्रा होती है, ये क्या करती है सर, संचालन को आसान बनाते हेतु पादप कोशिका की संरचना में परिवर्तन लाता है। ठीक है, पौधे में कुछ भी जाएगा तो एक सेल से दूसरे सेल में आप पाएंगे कि कोशिका का आकार परिवर्तित हो जा रहा है। किसके वजह से? जल की मात्रा होने की वजह से, या आप कह सकते हो जल की मौजूदगी होने की वजह से। अब मेरे मित्र, आपको जो पादप कोशिका की संरचना दिखाई पड़ेगी वो कुछ इसी तरीके का संरचना दिखाई पड़ेगा, और इसको समझना बहुत ही आसान है। याद रखना कि जंतु कोशिका के तरह ही सर पादप कोशिका में भी प्लाज्मा झिल्ली आपको देखने को मिलेगा, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि सर पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सभी कहेंगे सर जंतु कोशिका में भी होता है। बड़ी बात यह है कि पादप कोशिका में चला प्लाज्मा झिल्ली के अलावे भी, पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अलावे भी इसमें क्या होता है सर, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ये बड़ी बात है। जबकि ये सेल वॉल जंतु कोशिका में नहीं मिलेगा। दैट्स आर द बिगर डिफरेंस और मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो मुख्य अंतर है वो यही है कि सर पादप कोशिका में सर कोशिका भित्ति होती है, पादप कोशिका में सेल वॉल होता है। कोशिका भित्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल वॉल। जबकि जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं होता है। मेरे मित्र, आप सभी अंतर पा सकते हो जब आप अपने गाल का जो अंदर वाला हिस्सा है उसको माइक्रोस्कोप में देखो। स्लाइड में थोड़ा सा जो आइसक्रीम वाला चम्मच खाते हो उससे खुरच करके आप माइक्रोस्कोप की सहायता से देखो, और सर किसी पत्ती की कोशिका को देखो, आप क्या पाओगे? या प्याज के छिलका की कोशिका को देखो, आप क्या पाओगे कि प्याज के छिलका में कोशिका भित्ति होगा। क्यों? क्योंकि वो प्लांट प्रोडक्ट है, पादप उत्पाद है। जबकि मेरे मित्र आपकी जो गाल की कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होगा। तो मेन डिफरेंस बिटवीन क्या है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी पौधे के कोशिका में कोशिका भित्ति होगी, जबकि मेरे मित्र जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होगी। अब ये जो कोशिका भित्ति है ये प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये कोशिका भित्ति जो प्लांट सेल होता है उसको कह सकते हो कि एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है, यानी कि यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। और साथ ही साथ मेरे मित्र ये जो कोशिका भित्ति है ये पादप कोशिका को परिवर्तनीय माध्यम, जैसे कि मौसम चेंज हो गया, बहुत ज्यादा धूप हो गया, बहुत ज्यादा बारिश हो गया, तो पानी लग गया, वाटर लॉस हो गया पौधे के जड़ में या कहीं आसपास में, लेकिन पौधा फिर भी एकदम हिलते रहता है, झूमते रहता है। आप कहते हो पौधा अभी जिंदा है, हिल रहा है, पौधे की पत्ती हरा भरा है। तो ये परिवर्तनीय माध्यम में भी मौसम कोई भी हो ये एकदम से चुपचाप खड़ा रहता है अपनी जगह पे। किसके वजह से सर? कोशिका भित्ति की वजह से। किसकी वजह से? कोशिका भित्ति की वजह से। अब आपके मन में आएगा कि सर ये कोशिका भित्ति ऐसी कौन सी चीज से बनी होती है? मेरे मित्र ये सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। तो याद रखना आप सभी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका की अगर हम लोग तुलना करते हैं तो सबसे जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मिलेगी, जो कि मेरे मित्र क्या होती है? पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त होती है। प्लाज्मा झिल्ली भी होगा और कोशिका भित्ति भी होगा। प्लाज्मा झिल्ली आप कहेंगे सर कोशिका भित्ति के बाद होगा, सॉरी प्लाज्मा झिल्ली के बाद क्या होगा? कोशिका भित्ति होगा। ठीक है, अब ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? सेलुलोज की बनी होगी। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे कि सर कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिका परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से क्या करती है? सहन कर सकती है, यानी कि वातावरण में कोई भी परिवर्तन हो यह आसानी से रहेगा। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो अगला पॉइंट में ये कि कोशिका भित्ति जो है ये यांत्रिक सहायता भी प्रदान करती है। कोशिका भित्ति यांत्रिक सहायता भी प्रदान करती है, यांत्रिक सहायता भी प्रदान करती है। मैं फिर से आई रिपीट माय वर्ड, मैं फिर से अपने वर्ड को रिपीट करना चाहूंगा कि कोशिका भित्ति केवल और केवल चला प्लांट सेल में मिलेगा, जंतु में नहीं मिलेगा। अब याद रखना आप सभी कि यहां पे आप देखोगे जब प्लांट सेल को तो आप पाओगे कि आपको ये वाली जो संरचना दिख रही है, अंदर वाली जो संरचना दिख रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये वाली संरचना। तो सर ये प्लाज्मा झिल्ली है। इसके ऊपर में जो आपको ये लेयर दिख रहा है, इसके ऊपर में जो ये लेयर दिख रहा है, इसी लेयर को कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। अब मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना कि इस प्लांट सेल में भी चिपचिपा पदार्थ होगा। आप सभी देख रहे होंगे पानी जैसा नहीं दिख रहा है, चिल्ला पानी जैसा दिख रहा है ना मेरे मित्र, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव।
क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। अब ध्यान दो कि प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति और कोशिका द्रव के अलावे आप क्या पाएंगे कि हे यहां देखो एगो गोल जैसा संरचना दिख रहा है, जहां हम रेड आउट किए हैं, आप कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है, ये पादप कोशिका का केंद्रक है। क्या है ये? पादप कोशिका का केंद्रक। तो सर पादप कोशिका में केंद्रक भी होगा? बिल्कुल होगा सर, ठीक है। साथ में मेरे मित्र आप ये वाली संरचनाएं देख रहे हैं, पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण भी है, बिल्कुल है सर, गोल्जी बॉडी भी होता है। अच्छा, इसके चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर एक संरचना दिख रही है, इसको हम लोग केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और तभी तो मेरे मित्र पादप की जो केंद्रक होती है वो विकसित होती है, कोशिकाएं विकसित होती है, और कोशिका विकसित होगा तो उसमें केंद्रक झिल्ली होगा ही होगा। तो गोल्जी उपकरण, केंद्रक झिल्ली, ये सब होगा। ये वाली संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य कोशिका कहते हैं। आप देखो यहाँ पे इस तरह की संरचना दिख रही है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है मेरे मित्र, ये डॉट डॉट संरचना दिख रही है, राइबोसोम की भी उपस्थिति है, ठीक है। अब साथ ही मेरे मित्र आप देखो यहाँ पे इस तरह की जो संरचना दिख रही है, इसको हम लोग चिकनी अंतःप्रदवी जालिका यानी कि SER कहते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और मेरे मित्र यहाँ पे जो रफ संरचना दिख रहे हैं आपको, जहां पे मेरे मित्र क्या दिख रहा है? डॉट डॉट जैसा। यहां गौर से देखो, हमारी उंगली जहां पे है डॉट डॉट जैसा दिख रहा है, इसको हम लोग खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? RER यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नो डाउट आप सबों को मालूम है कि ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका में कोशिकीय परिवहन को सुगम बनाता है, मतलब जरूरी पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करेगा। ये मतलब जो आपका सिंपल अंतःप्रदवी जालिका होती है, ये तो बाद की बात है ना कि ये दो प्रकार की होगी, रफ और SER, ठीक है। तो मेरे मित्र ये जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें जो डॉट डॉट संरचना पाई जाती है वो राइबोसोम की होती है, और ये प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। और मेरे मित्र ये SER आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन ये पूरा रेटिकुलम जो है ये कोशिकीय परिवहन को सुगम बनाता है। अब इसी तरीके से गोल्जी उपकरण ये पैकेजिंग करके कोशिका में एक जगह से दूसरी जगह सामान को भेजता है। ये जो केंद्रक है ये पादप कोशिका में जितने भी कार्य होंगे उन सभी का नियंत्रक केंद्र होगा। मेरे मित्र राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया आप कहेंगे सर पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाएगा। अब मेरे मित्र जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये आप सभी समझना, आप सभी ये समझना कि पादप कोशिका में एक बहुत बड़ा गैप आप देख रहे हो। ये वाली गैप आपको नजर आ रही है क्या? ये वाली गैप नजर आ रही है मेरे मित्र, इसी को हम क्या कहते हैं? रसधानी कहते हैं। यूं तो रसधानी जंतु कोशिका में भी होती है, लेकिन जंतु कोशिका की जो रसधानी होती है वो क्या होती है? छोटी होती है। क्यों? क्योंकि सर हम सभी कहते हैं कि जो पादप कोशिका की राजधानी है वो बड़ी है। तो हमेशा याद रखना कि पादप कोशिका की राजधानी जंतु कोशिका अपेक्षा बड़ी होती है। आप क्या देख रहे हो? ये जो गोल जैसी संरचना दिख रही है, याद रखना ये गोल जैसी संरचना, डायग्राम देके एरो मार देगा कि बताओ गोल जैसी संरचना क्या है, क्या कहिएगा? कि सर ये रसधानी है। क्या है? रसधानी है। अब याद रखेंगे आप सभी कि ये जो पादप कोशिका की राजधानी है ये इतनी बड़ी होती है कि पादप कोशिका के आयतन का लगभग 50 से 90% तक ये होता है। मेरे मित्र आप इस चीज को मेंशन करो, यहां पे आप इस चीज को मेंशन करो कि पादप राजधानी, पादप राजधानी, पादप राजधानी, पादप कोशिका, पादप राजधानी, पादप कोशिका, पादप कोशिका के आयतन का, पादप कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक होता है। 50 से 90% तक होता है ये जो प्लांट का वैक्यूल्स होता है ये। और साथ ही क्या ध्यान रखेंगे कि सर ये जंतु की अपेक्षा बड़ी होती है। ये सिंपल याद रखो कि जो पादप राजधानी होती है वो बड़ी होती है। अब मेरे मित्र ये रसधानी करती क्या है? अब नाम से ही स्पष्ट है, रसधानी, इसमें रस भी भरा हुआ रहता है। और मेरे मित्र पादप रसधानी में जो रस होते हैं उसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं, जिसको सेल सेप भी बोला जाता है इंग्लिश में। और यही सेल सेप पादप कोशिका को क्या करती है? सर कठोरता और स्फीति प्रदान करती है। यहां पे मैंने मेंशन कर दिया है कि पादप राजधानी में कोशिका द्रव भरा रहता है जो पादप कोशिका को कठोरता तथा स्फीति प्रदान करता है। तो मेरे मित्र पादप राजधानी में डैश भरा होता है जो पादप कोशिका को सर स्फीति और कठोरता प्रदान करता है। आप कहेंगे सर कोशिका द्रव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल सेप कहते हैं। अब रिसेंट में यह सवाल पूछा गया था कि पौधे के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन डैश में संचित होते हैं। आप सभी कहेंगे सर रसधानी में संचित होते हैं। ये याद रखना कि पौधे की राजधानी बड़ी इसलिए होती है क्योंकि पौधे के लिए जो आवश्यक कुछ पदार्थ होते हैं जैसे कि अमीनो अम्ल, शर्करा, कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन, वो कहां संचित होते हैं? सर इसी राजधानी में संचित होते हैं। साथ ही इसमें सर कोशिका द्रव भरा रहता है जो क्या होता है? तो सर पादप कोशिका को कठोरता और स्फीति प्रदान करता है।
मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखना कि इस रसधानी में पादप कोशिका के अपशिष्ट भी संचित होते हैं, यानी कि पादप का जो अपशिष्ट होता है उसका भी संचयन कहां होता है सर, इस रसधानी में होता है। तो ये भी ध्यान रखना, और इसीलिए सर पादप रसधानी की महत्व जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन जंतु में आपको इस तरह का कोई बड़ा रसधानी नहीं दिखेगा। हाँ, आपके मन में आएगा कि गुरुजी यहाँ पे डॉट देकर के लाइसोसोम इंडिकेट किया गया है, तो मेरे मित्र बहुत नग्न माना जाता है पादप कोशिका में लाइसोसोम की उपस्थिति, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सर पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाए जाते, ये याद रखना, ठीक है। कई बार सवाल ये पूछा गया कि पादप कोशिका में लाइसोसोम होता है या नहीं होता है, आप कहेंगे सर नहीं होता है। अब ये डॉट संरचना तो दिखा रही है लेकिन नग्न है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है और ना ही पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। जबकि पादप कोशिका की राजधानी आप कहेंगे सर बड़ी होती है, जिसमें पौधे के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल, विभिन्न कार्बनिक अम्ल, शर्करा और कुछ प्रोटीन स्टोर होते हैं। अब सवाल ये है कि गुरुजी ये तो हम समझ रहे हैं कि पादप की राजधानी बड़ी होगी और कुछ इसके जो संरचना होंगे वो सेम होंगे, लेकिन ये जो प्लेस्टिड हम लोग कई बार सुनते हैं, जीव द्रव कुंचन सुनते हैं, ये क्या होता है? तो मेरे मित्र 2 पॉइंट रह गया है हम लोग का। हरित लवक, तो हरित लवक तो हमको तभी समझ में आएगा जब मेरे मित्र हमें प्लेस्टिड लवक समझ में आए। तो आइए पहले हम लोग चर्चा करते हैं जीव द्रव कुंचन की, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, चला अंग्रेजी में इसी को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब देखो प्लाज्मोलाइसिस मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि संकुचन होने वाला बात होगा। मेरे मित्र क्या कहा जा रहा है कि पादप कोशिका में परासरण द्वारा जल की हानि होती है, तो कोशिका झिल्ली सहित, आपने अभी जस्ट देखा कि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली भी होगा और साथ ही कोशिका भित्ति भी होगा। तो जब पादप कोशिका में जल हानि होती है किसी भी कारण से, जल हानि का मतलब पादप कोशिका से वाटर लॉस होता है, तो मेरे मित्र क्या होता है, कोशिका झिल्ली सहित जो अन्य आंतरिक पदार्थ होते हैं वो संकुचित हो जाती है, यानी कि सिकुड़ जाती है। मेरे मित्र कोशिका भित्ति नहीं सिकुड़ती है, कोशिका भित्ति के अंदर जो पार्ट है, मतलब जो कोशिका झिल्ली है उसके बाद कोशिका भित्ति होगा। तो जब पादप कोशिका में परासरण द्वारा जल की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाती है, और मेरे मित्र इसी घटना को हम लोग जीव द्रव कुंचन यानी कि प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब देखो ध्यान से, ये हमारा प्लांट का नॉर्मल सेल है, प्लांट का क्या है, नॉर्मल सेल है। अब यहां से इसमें वाटर लॉस होना स्टार्ट हुआ। अब देखो इसमें है तो आपको ये सेल वाल एकदम पतला दिखाई देख रहा है, यहां पे सेल वाल का पता नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे ही वाटर लॉस होना स्टार्ट हुआ आप देख रहे हैं कि सर ये कोशिका भित्ति वाले जगह को छोड़ करके सर संकुचित होना शुरू हो गया। अब देखो कि जब और लॉस हुआ तो आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से हमें कोशिका भित्ति की लाइनिंग दिख रही है, चारों तरफ से हमें कोशिका भित्ति की लाइनिंग दिख रही है। अब मेरे मित्र जब और ज्यादा हो जा रहा है, मतलब प्लाज्मोलाइज सॉल्यूशन में इसको पूरी तरीके से डाल दो, तो आप क्या देख रहे हो कि सर ये कोशिका यहां पे देखो इतना बड़ा था, यहां स्टार्ट हुआ धीरे धीरे सेल शोइंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, धीरे धीरे स्टार्ट हुआ और फिर मेरे मित्र ये क्या हुआ, आप देख रहे हो कि पूरी तरीके से संकुचित हो गया। तो मतलब जब पादप कोशिका में किसी कारण से जल हानि होती है तो आप देख रहे हैं कि कोशिका झिल्ली सहित अन्य आंतरिक पदार्थ क्या हो जा रहे हैं, संकुचित हो जा रहे हैं। और मेरे मित्र इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस यानी कि जीव द्रव कुंचन। यहाँ पे क्या हो रहा है सर, सेल वाल यूं का यूं है, जबकि कोशिका झिल्ली सहित अन्य आंतरिक पदार्थ जो है वो क्या हो गए सर, संकुचित हो गए। अब मेरे मित्र आप सभी ध्यान दो कि जब हम लोग लवक की बात करते हैं, प्लेस्टिड की बात करते हैं, तो ये क्या होता है मेरे मित्र, ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एक अद्भुत अंगक होता है। और याद रखना कि कोशिका भित्ति की तरह लवक भी केवल और केवल पादप सेल में मिलेगा, और इसकी बाह्य संरचना को आप देखोगे तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह दिखाई देगा। और जिस तरह आप सभी ये याद रखे हुए हो कि गुरुजी माइटोकॉन्ड्रिया एक यूनिक ऑर्गन है, अद्भुत अंग है, इसीलिए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम और अपना डीएनए होता है, उसी तरीके से मेरे मित्र जो प्लांट सेल होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा ही होगा, जो यूनिक ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया है वो तो होगा ही होगा। उसी के जैसा एक दूसरा भी सेल ऑर्गेनल्स होगा जिसको हम लोग प्लेस्टिड कहते हैं, और इसमें भी क्या होता है सर, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो सर प्लांट सेल में आपको 2 ऐसे सेल ऑर्गेनल्स दिखाई पड़ते हैं जिसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा प्लेस्टिड। तो कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि प्लेस्टिड पाई जाती है, आप कहेंगे केवल पादप कोशिका में, बाह्य संरचना इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होगी, इसके पास भी क्या है, आप कहेंगे सर डीएनए और राइबोसोम होता है, इसके पास भी क्या है, डीएनए और राइबोसोम होता है। तो कई बार सवाल ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी कोशिकांग
निम्न में से कौन सी कोशिकांग अद्भुत अद्भुत अंगक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अपना डीएनए और राइबोसोम रखता है? आप कहेंगे प्लास्टिड। अब याद रखना कि प्लास्टिड की बाह्य संरचना माइटोकॉन्ड्रिया की तरह तो होगी जरूर, लेकिन ये जो प्लास्टिड है ये कितने प्रकार के होते हैं मेरे मित्र? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो आप सबों को याद रखनी है वो ये कि सर प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो से स्पष्ट है, क्रोमो मतलब आप कहेंगे सर कलर की बात की जा रही है, तो मेरे मित्र जो क्रोमोप्लास्ट हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? रंगीन लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? रंगीन लवक कहते हैं। पौधे में जो फल फूल अलग अलग रंग के होते हैं वो किसके वजह से? क्रोमोप्लास्ट के वजह से। अब ध्यान रखना कि क्रोमोप्लास्ट में भी आपको कई रंग देखने को मिलता है। वैसा क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और अब आप देखो सर पादप कोशिका की संरचना को, ये वाली जो आप संरचना देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। ये क्या है सर? ये वैसा क्रोमोप्लास्ट है जिसमें क्लोरोफिल की मौजूदगी होती है, हरित लवक की मौजूदगी होती है। और मेरे मित्र याद रखना आप सभी कि क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है उसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट हरित लवक कहते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन मेरे मित्र क्या हरित लवक में केवल और केवल हरा वर्णक होता है, ग्रीन कलर का ही पिगमेंट होता है? नहीं, याद रखना पड़ेगा। एनसीईआरटी की ये लाइन है क्या कि सर क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अलावा पीले अथवा नारंगी रंग का वर्णक भी होता है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि निम्न में से किस कोशिकांग में क्लोरोफिल के अलावा पीले अथवा नारंगी रंग का वर्णक पाया जाता है? आप कहेंगे सर क्लोरोप्लास्ट। आप सबों को मालूम है क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही उपयोगी आप कह सकते हो भाग है, और हम लोग कहते भी हैं कि जब भी हमसे प्रकाश संश्लेषी अंगक पूछा जाएगा तो क्लोरोप्लास्ट कहेंगे, प्रकाश संश्लेषी अंग पूछा जाएगा तो पौधे का जो पत्ती होगा उसका नाम लेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक भी कहते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। अब मेरे मित्र बहुत सारे ऐसे आपका प्लास्टिड हैं, बहुत सारे ऐसे क्रोमोप्लास्ट हैं जो अलग अलग रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इंपॉर्टेंट में आप सभी ये याद रखेंगे क्लोरोफिल आप कहेंगे क्लोरोप्लास्ट हरा रंग के लिए जिम्मेदार होगा। इसमें क्लोरोफिल के अलावे आप कहेंगे पीला और नारंगी रंग का वर्णक भी होगा। अब ध्यान देना कि जो दूसरा ल्यूकोप्लास्ट है, तो नाम से ही स्पष्ट है ल्यूको, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? श्वेत रंग। तो मेरे मित्र जो ल्यूकोप्लास्ट है इसको श्वेत तथा रंगहीन लवक भी कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट को क्या कहते हैं? श्वेत तथा रंगहीन लवक भी कहते हैं। तो निम्न में से पादप के लिए रंगहीन लवक है, आप कहेंगे ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा ये क्या करता है? तो मेरे मित्र ये ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक अंगक है, यानी कि प्राइमरी सेल ऑर्गेनेल्स है, जो क्या करता है? तो पौधे के लिए स्टार्च, तेल और प्रोटीन संग्रहित करता है। कई बार सवाल ये पूछा जाता है कि निम्न में से पौधे का प्राथमिक अंगक कौन सा है जो पौधे के लिए स्टार्च, तेल और प्रोटीन का संग्रहण करता है? आप सभी कहेंगे ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहेंगे? ल्यूकोप्लास्ट। तो ये चीज ध्यान रखना कि ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? स्टार्च, तेल और प्रोटीन का संग्रहण करता है। मेरे मित्र दो पॉइंट आप और यहां पे ऐड कर लेंगे स्टार मार्क दे करके या नोट करके कि पादप कोशिका में लाइसोसोम एवं सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ये ध्यान रखना। और मेरे मित्र बाकी के जितने भी सेल ऑर्गेनल्स आप देखते हैं सर, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको भी आपने पढ़ा है वो सब आपको प्लांट सेल में, एनिमल सेल में यूं का यूं मिलती है। जो मेन डिफरेंसेस है वो यही है कि प्लास्टिड आपको कहां मिलेगा? केवल पादप कोशिका में, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में। मेरे मित्र वैक्यूल्स, रसदानी पादप कोशिका की बड़ी होगी और उसके जो फंक्शन है कुछ इसी तरीके से है। अब गौर से समझना, ये जितना मैंने आपको पढ़ाया है, एक पेज आपका ये, दूसरा पेज ये, इसी दो पेज से आपके सर रेलवे एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, जिसको आप अभी हमारे साथ सर चुटकी बजाते आंसर करेंगे। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं किसकी? सर सवाल की। और पहला सवाल आप सबों के सामने है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि निम्नांकित चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप में कहां पाई जाती है? अब आप गौर से देख लो इस डायग्राम को, और जब इस डायग्राम को देखोगे तो आप कहोगे गुरुजी ये है तो पादप कोशिका, लेकिन यहां पे जो हमको ये संरचना दिख रही है
यहां पे जो हमको ये संरचना दिख रही है, ये हमें किस में दिख रही है? तो आप सभी कहेंगे सर ये रूट हेयर के रूप में दिख रही है, यानी कि हम लोग इसको मूल रोम के रूप में देख रहे हैं, और मूल रोम मतलब जड़ में पाया जाएगा। तो सीधा सा आंसर हमारा आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऐसे डायग्राम वाले भी सवाल पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखना, और ऐसे ये सवाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये क्या है? तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ये तो मूल रोम रूट हेयर की संरचना है, और रूट हेयर कहां मिलेगा? आप कहेंगे जड़े में ना मिलेगा। तो कोशिका की संरचना किसकी है? जड़ की है। चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि पादप कोशिका में मौजूद डैश की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। क्या मेरे मित्रों ये सवाल आपसे अब नहीं बनेगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आपने पहले ही लाइन में बता दिया था कि पादप कोशिका में मौजूद जल की मात्रा क्या करती है? तो सर संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिका की संरचना में परिवर्तन ला देती है। हमको हार्मोन, विद्युत रासायनिक स्पंद, प्रोटीन, इन सभी पे दिमाग ही नहीं लगाना है। अगला सवाल मेरे मित्र, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपसे बनता है कि नहीं, कि पौधे को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? पहला है क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है, क्योंकि वे केवल ऊंचाई में बढ़ते हैं। तीसरा है कि क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। चौथा है क्योंकि वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। आप कहेंगे गुरुजी ये सब शुरुआती कंसेप्ट है, आपने बताया है कि पौधे की अधिकांश कोशिकाएं मृत होती है, फलतः पौधे को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला सवाल देखिए ना भाई साहब, क्या पूछ रहा है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? कह रहा है कि क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करता है, क्योंकि पादप कोशिकाएं सजीव होती है, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। आप कहेंगे अभी ना बताएं गला फाड़ फाड़ के कि जो पादप की कोशिका भित्ति होती है वो पादप कोशिका को विभिन्न परिवर्तनीय माध्यम या विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से क्या करती है? रक्षा करती है। इसीलिए सीधा सा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, बिना किसी लाग लपेटा के। और यही सवाल जब पूछा गया था उस समय नहीं बनता, और जब आप कंसेप्ट नहीं सीखते तो मेरे मित्र आप इसको टाल मटोल करते। और मैं तो कहता हूं कि सर साइंस को अगर आपने एक बार ढंग से पढ़ लिया ना तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला सवाल आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है कि कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? बताइए ना बनेगा, क्या कहिएगा कि गुरुजी लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। परम सत्य है, एकरा तो कोई काट ही नहीं सकता है। बाकी के ऑप्शन पे हमको जाकर के अपना समय बर्बाद करना है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं कहां होती है? मेरे मित्र कोई भी कोशिका के लिए पावर हाउस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही श्वसन की अंतिम चरण होती है। सर जो आपका ग्लूकोज है उसका पूर्ण विघटन होता है। तो आप सभी कहेंगे पौधे के लिए भी माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा, अलग से तो कोई और जो श्वसन अंग है वो आएगा नहीं। मेरे मित्र अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 कि अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहां संचित किया जाता है? गोल्जी काय में, रसधानी में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया। आप क्या कहिएगा? अब ये बताएं रसधानी के बारे में कि रसधानी में न सिर्फ पौधे के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल, विभिन्न कार्बनिक अम्ल, शर्करा, प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं, बल्कि इसी रसधानी में सर कोशिका द्रव भी भरा रहता है जो पौधे को स्फीति और कठोरता प्रदान करता है, और साथ ही पौधे के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसका भी संचयन इसी वैक्यूल्स में होता है। और इसीलिए तो पादप कोशिका की राजधानी जंतु की अपेक्षा बड़ी होती है। तो मेरे मित्र सही आंसर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कि पर्णहरित वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? क्या कहिएगा कि गुरुजी हरित लवक, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम ऑप्शन है। और अभी आपने जस्ट बताया है कि वैसा क्रोमोसोम जिसमें क्लोरोफिल हो उसको क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादपों में पाया जाता है? केवल पादपों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रसधानी, लवक। क्या कहिएगा कि गुरुजी ये माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में देखने को मिलेगा, लाइसोसोम भी हमको जंतु कोशिका में देखने को मिलेगा, रसधानी जंतु कोशिका में देखने को मिलेगा। भले ही अलग बात है कि ये छोटी होगा जंतु कोशिका में, लेकिन लवक केवल और केवल पादप कोशिका में मिलेगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनु बाह्य माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दाब का सहन करने में सहायता करता है? क्या कहिएगा कि गुरुजी कोशिका भित्ति, सेल वॉल। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बिना किसी लाग लपेटा के। चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 11
कह रहा है कि निम्नांकित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहां पा सकते हैं? क्या कहिएगा कि ये जो बड़का संरचना दिख रहा है इसको राजधानी कहते हैं, 4 नंबर एरो से इसको इंडिकेट किया गया है, तो तीर 4 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में हम लोग को क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर पादप कोशिका का अपशिष्ट उत्पाद मिलेगा। क्या मिलेगा? पादप कोशिका का अपशिष्ट उत्पाद। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्ण लवक, जीव द्रवक। क्या कहिएगा? हरित लवक तो होगा नहीं, और वर्णी लवक को हम लोग क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे क्रोमोप्लास्ट, ये भी नहीं होगा। सर जो ल्यूकोप्लास्ट है जिसमें कोई रंग नहीं होगा उसको अवर्णी लवक कहते हैं, और अवर्णी लवक में आपने जस्ट बताया है कि स्टार्च, प्रोटीन और तेल का क्या होता है? संग्रहण होता है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल मेरे मित्र, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिका कहां पाई जाती है? ये आप देखो ना लग रहा है कि स्टोमाटा की तरह, और मेरे मित्र ये कहां मिलेगा? आप सभी कहेंगे जड़ और पुष्प में तो होगा नहीं, तना और जड़ में होगा नहीं, पत्तियों और परोह में, पत्ती और तना में आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि वायुतक कोशिकाएं डैश में पाई जाती है, जिसको एरेनकाइमा सेल कहते हैं। देखो ध्यान से, जब उत्तक पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एस्केलेनकाइमा पढ़ेंगे। तो जो जलीय पौधे होते हैं उसमें मेरे मित्र क्या होती है? कैविटी होती है, उसमें आपको वायुतक उत्तक देखने को मिलता है, जिसको हम लोग एरेनकाइमा कहते हैं। तो जलीय पौधा में कुछ पैरेनकाइमा एरेनकाइमा के रूप में होती है। आप देखोगे कि मटर, नीम, नागफनी, इन ये तीनों स्थलीय पौधा के रूप में देखा जाएगा। नागफनी तो मरुस्थलीय पौधा हो जाएगा, जबकि जलकुंभ भी सर ये जलीय पौधा है, और जो भी जलीय पौधा होंगे उसमें क्या होगा? एरेनकाइमा टिश्यू होगा, तो जाहिर सी बात है कि एरेनकाइमा सेल भी उसी में होगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है कि रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? ल्यूकोप्लास्ट, एपिकोप्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्टिड। मेरे मित्र इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क के रूप में आप सबों के लिए छोड़ना चाहूंगा। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। साथ ही मेरे मित्र आप सभी अगर एनसीईआरटी को और इलोबरेट करके पढ़ना चाहते हैं, लाइन बाय लाइन डिस्कशन करना चाहते हैं, एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर सारे क्वेश्चन को करना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत रहेगा एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच में, जहां हम आपको ओल्ड एनसीईआरटी के जो क्लास 9th और 10th के सभी चैप्टर्स हैं उसका लाइन वाला डिस्कशन कराते हैं। सारी चीजें आपको नोट्स के रूप में मिलती है, पीडीएफ के रूप में मिलती है, न्यूमेरिकल आपका साथ साथ होता है, एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर क्वेश्चन, मतलब आप कह सकते हो एनसीईआरटी में अगर आपको मास्टरी हासिल करनी है तो इस बैच में आ जाइए, हम आपको एनसीईआरटी में मास्टरी हासिल करा देंगे। ध्यान रखना ये बैच द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।